हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री और आज हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो कुछ आइसोथर्म्स हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में एंड देन वील मूव अहेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था। देयर वर 4 क्वेश्चंस गिवन। अनफॉर्चुनेटली ओनली अ सिंगल स्टूडेंट वॉज देयर जिन्होंने क्वेश्चन आपके करके भेजे थे। बहुत ही आसान, प्रॉब्ली इन 4 सवाल को करने में आपको शायद 10 या 15 मिनट लगते। बट बहुत दुख की बात है कि ओनली अ सिंगल स्टूडेंट, सिर्फ एक बच्चे ने जो है वो ये क्वेश्चन करके भेजे। देखिए, मैं यहाँ पर ये आपको क्लियर कट वे में ब्लंटली कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन हार्डवर्क का और डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग अपनी लाइफ में चीज़ें तलाशते रहते हैं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा सक्सेस अचीव करने के लिए। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ कि डे टू डे बेसिस पे आपको बस वो वाला दिन सही बिताना होगा। ठीक, अगर आप रोज़ ऐसा कर पा रहे हैं या मेजॉरिटी ऑफ टाइम के लिए ऐसा कर पा रहे हैं कि पर डे टू डे बेसिस पे ग्रैंड प्लान्स के बजाय आज का दिन हम कैसे अच्छा बिता रहे हैं, क्या हम डिसिप्लिन वे में जो करना चाहिए, एम आई एबल टू डू दैट। अगर वैसा कर रहे हैं और ऐसा आप 365 में से फॉर मोर देन 300 डेज ऐसा कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि लोग अपने हिसाब से डिसिप्लिन वे में काम नहीं करते। जैसा कि यहाँ देखने को मिला, 4 क्वेश्चन थे, 10 मिनट लगते करने में, बट एक बच्चे ने सिर्फ उसके आंसर लिख के भेजे, विच इज़ वेरी बैड। तब उससे आप कैसे लेक्चर को कैसे समझ पाएंगे, कैसे रिदम डेवलप कर पाएंगे। यानी ये बेवकूफ़ी की बात है कि खुद ही आप अपने लिए काम मुश्किल बना रहे हैं आसान बनाने के बजाय। जैसा बताया जा रहा है वैसा करेंगे, सिस्टमैटिक वे में चीज़ें आगे मूव कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं करेंगे तो खुद ही अपने लिए बोझ बढ़ाएंगे। बट एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, why is adsorption accompanied by decrease in both enthalpy as well as entropy of the system। यानी ये पूछ रहे हैं, ये पूछा गया था कि क्यों जब एड्जॉर्प्शन होता है तो डेल्टा एच भी निगेटिव होता है और डेल्टा एस भी निगेटिव होता है। तो आंसर क्या है? ठीक कि भाई सबसे पहली बात तो इंट्रोपी तो यार घटनी है, क्योंकि पहले जो मॉलिक्यूल्स फ्री थे अब वो सरफेस पे आके चिपक रहे हैं। ठीक, और क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक अगर नहीं होता तो डेल्टा जी निगेटिव नहीं हो पाता, डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा एच को तो निगेटिव होना ही पड़ेगा फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो आके अटैच हो रहे हैं सरफेस पे, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव है। एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच इसलिए निगेटिव होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चों ने आंसर लिख के भेजे भी हैं। एक बच्चे ने भेजा, ओनली सिंगल स्टूडेंट इज देयर। सर क्या वही पढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी अगर आप एफर्ट डालें तो आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके पढ़ाई कर सकते हैं, बट एफर्ट के ऊपर है, कमिटमेंट लेवल के ऊपर है। ठीक, इंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज मोर देन इंथैल्पी ऑफ फिजिजॉर्प्शन। वाई? यानी केमिजॉर्प्शन जब होता है तो उसका डेल्टा एच ज़्यादा होता है, निगेटिव होता है। मान ली केमिजॉर्प्शन हुआ तो वहाँ सपोज करिए अगर 500, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 जूल की एनर्जी निकली तो फिजिजॉर्प्शन में सिर्फ 20 जूल की एनर्जी निकली। केमिजॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी क्यों निकलती है? अरे यार सीधा सा आंसर है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते हैं इसलिए निकलती है। केमिजॉर्प्शन इज मोर than enthalpy of physisorption because strong chemical bonds that are involved in chemisorption, whereas in case of physisorption वहाँ forces कौन सी हैं? weak van der Waals force। देखिए, मैंने पिछली क्लास में हद तो ये कि कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने नोट्स भी नहीं मांगे कि सर नोट्स दे दीजिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए को। यानी इससे सीधे सीधे दिख रहा है पढ़ ही नहीं रहे आप, सीरियस ही नहीं है। तो यानी यहाँ तो वाली अप्रोच है, बिना सेवा किए हुए आप मेवा खाने के मूड में, जो कि होने वाला नहीं है, जो कि वैसे तो नहीं, ऐसे नहीं चलती चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच निगेटिव, चलो वहाँ तो बता दिया था कि होता है। क्यों होता है? क्यों होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए इसको एक तो हम ऐसे आंसर कर सकते हैं कि यार अगर एक्सोथर्मिक नहीं होगा तो डेल्टा जी को कौन निगेटिव बनाएगा।
तो और या फिर ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि सरफेस में और जो गैस आके चिपक रही है उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, कुछ वैंडरवाल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, यहाँ पर और मैच्योर लेवल के भी आंसर दिए गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के फिर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये सब लिखने वाली बात है, अब ये किलर पॉइंट शुरू हो रहे हैं। एड्जॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, उसकी वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, और इस दैट इज़ वाई, ठीक, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या, मेरे पास 100 रुपये थे, आज 80 रुपये हो गए, यानी 20 रुपये क्या हो गए, खर्च हो गए, तभी तो मेरे पैसे डिक्रीज होंगे ना। तो खर्च कैसे हो गए, प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, बाहर फेंक दी एनर्जी। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी का मतलब क्या, उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई क्योंकि बाकी बाहर फेंक दी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए बाहर वाले के लिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। देयरफॉर एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। When gas is adsorbed on solid surface, its movement is restricted, leading to decrease in entropy of the gas. डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो दोनों एंगल से देख लिया हमने कि एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक, एक और क्वेश्चन है कि बताइए डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होगा जब ब्रोमीन गैस जो है वो चारकोल पे एड्जॉर्ब हो रही है। वही यार, जब ब्रोमीन गैस है एड्जॉर्ब हो रही है तो एक तो हीट लिबरेट होगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और क्योंकि पहले तो फ्री फोकट की थी, अब एक जगह जाके रह रही है, रैंडमनेस कम हुई है, तो डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन विच वी गेव यू इन यस्टरडेज क्लास। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई कीजिए हैंड टू हैंड। देखिए बोरिंग टाइप का चैप्टर लग सकता है बहुत से लोगों को, बट हमें वैसे नहीं सोचना है। मैं इस चैप्टर के बारे में एक बात श्योर शॉर्ट वे में कह सकता हूँ कि ये वो चैप्टर है कि जो टॉपर बच्चे भी इसके सवाल नहीं करके आते, क्योंकि उन्होंने कभी इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हुई होती है। बट आप दीजिए इम्पोर्टेंस, छोटा चैप्टर है, 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा पूरा। ठीक, तो ध्यान दे के पढ़ाई करिए। आइए, हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, ऑल द 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, तो उनको ब्रीफ में लेके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एड्जॉर्प्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। तो गैसेस एड्जॉर्ब हो रही हैं सॉलिड पे, किन किन बातों पे एड्जॉर्प्शन निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर 1 पहला क्या है, टेम्परेचर। ठीक, एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक, वो तो आपको देखिए बताया हुआ था, कल पिछली क्लास में ही बताया था, क्योंकि जब एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी घटेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। वही एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये फिजिजॉर्प्शन वाला ग्राफ है कि टेम्परेचर देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ तो एक्स कम होता जा रहा है, एड्जॉर्प्शन घटता जा रहा है। केमिजॉर्प्शन के केस में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो एक्सेप्शन भी हमको केमिजॉर्प्शन का पता है कि शुरुआत में तो यार क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे बैरियर को ज़्यादा लोग क्रॉस कर पाएंगे, शुरुआत में बढ़ता है, फिर एक लेवल के बाद में घटने लगता है कि जब सैचुरेटेड हो गया, मोनोलेयर फॉर्म हो गई, अब उसे भी फिजिजॉर्प्शन करना है सेकंड लेयर के लिए, तो वो घटने लग जाएगा। तो इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एट वेरी हाई टेम्परेचर द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन आर सेम, बिल्कुल सेम है। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ बच्चे से ये सवाल पूछ रहे थे, उनको नहीं पता था इसके बारे में, तो आपको मगर पता होना चाहिए। ठीक, तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के लिए ग्राफ डिफरेंट है। लाइक दिस ग्राफ इज फॉर फिजिजॉर्प्शन, ये किसका ग्राफ है, फिजिजॉर्प्शन का, और ये वाला ग्राफ किसका है, केमिजॉर्प्शन का। कॉपी में होने चाहिए दोनों ग्राफ, फिजिजॉर्प्शन के भी केमिजॉर्प्शन के। फिजिजॉर्प्शन में डिक्रीज, केमिजॉर्प्शन में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। प्रेशर, यार प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो चिपकेंगे भी ज़्यादा, चिपकेंगे भी ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो प्रेशर के बढ़ाने पे ये ग्राफ ऐसा होगा, बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा कि जितना चिपकने थे चिपक गए, कितने मॉलिक्यूल बढ़ा लो फिर और ज़्यादा चिपकने वाले नहीं। उससे भी समझ सकते हैं जो पिछली क्लास में बताया था, एलसीपी प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगी।
तो एड्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो इसलिए क्योंकि तभी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बड़ी होगी। नेक्स्ट अगला फैक्टर क्या है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट यानी जिसके सरफेस पर चिपक रहे हैं। एड्जॉर्बेंट या बताइए, याद करिए, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट, तो यह एड्जॉर्बेंट की बात चल रही, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर surface area per unit mass of the adsorbent greater the surface area greater higher would be its adsorption। यानी जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ज़्यादा adsorption होगा। adsorbent के केस में surface area ज़्यादा होना चाहिए। आपके लिए यहाँ से क्या पॉइंट क्या आएगा, पहला फैक्टर आपने क्या लिखा होगा कॉपी में, टेम्परेचर ग्राफ बनाया होगा। दूसरा फैक्टर क्या लिखा होगा, प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ये ग्राफ बनाया होगा। तीसरा फैक्टर आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, हायर द सरफेस एरिया लार्जर ग्रेटर वुड बी एड्जॉर्प्शन। तीसरा फैक्टर क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, हायर द सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर वुड बी द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक, तो ये है आपके रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे, सरफेस ज़्यादा होगा तो चिपकने के लिए क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा रहेंगी। तो लाइक दिस वाज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। इसके आगे क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट मतलब कि जो आपके उसके सरफेस पर आके जो है वो चिपक रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कर पाते। देखिए, अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आके चिपकना है वो ईज़िली लिक्विफाइबल हैं, हेलो, ईज़िली लिक्विफाइबल, यानी उनकी वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर इन सच अ सिनेरियो में उनका एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और परमानेंट टाइप की तरह होगा, मतलब परमानेंट गैसेस से ज़्यादा होगा। जैसे HCl है, पोलर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, NH3 है, जवाब नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, Cl2 है मगर नॉन पोलर है। तो जिसका हायर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से लिखना क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट क्या, हायर द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज़ राइट, प्लीज़ राइट, प्लीज़ राइट, हायर द वैल्यू ऑफ ए मोर वुड बी एड्जॉर्प्शन। हायर द, लिक्विफाइबल होने का मतलब ए वैल्यू ज़्यादा होना, हायर द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए मोर वुड बी एड्जॉर्प्शन। ठीक, सरफेस एरिया ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंसी है। ठीक, अब यहीं पर एक आर्टिकल आता है, NCERT में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये उसी का आंसर है। ठीक, लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट को इस तैयार करना कि उस पर जाके जो है कोई आपके चिपक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई हमारे यहाँ शाम में फंक्शन है तो हम पहले तैयार होंगे। तैयार होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपके नहाएंगे, धोएंगे, हेयर कटिंग वगैरह कराएंगे, और भी कुछ है, नए कपड़े पहनेंगे, सब कुछ एकदम सेट वेट होके तैयार होके, ठीक, अब फिर जाएंगे। तो ऐसे ही एड्जॉर्प्शन करने से पहले कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे एड्जॉर्बेंट की एड्जॉर्बिंग पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये क्या है देखिए, इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर, ये डेफिनेशन है अलॉन्ग विद आंसर। इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड, ठीक, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। जो है वो एड्जॉर्बेंट की को के चिपकाने वाली टेंडेंसी को बढ़ाना, उसको हम एक्टिवेशन बोलते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, स्पेसिफिक एरिया एंड मेकिंग सरफेस रफ। ठीक, स्पेसिफिक एरिया मतलब कि जो एरिया चिपकने वाला है वो बढ़ा दो और सरफेस को रफ कर दो, खुरदरा कर दो। खुरदरा कर दोगे तो एरिया अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि आपने ज़्यादा एवेन्यूज़ क्रिएट कर दी, ये था, इसके वजह आपने ऐसे कर दिया।
तो आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग एरिया एंड मेकिंग सरफेस रफ, बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक। दूसरा क्या है, बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस। किसी भी चीज़ को आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस। लास्ट क्या है, बाय पासिंग सुपर हीटिंग स्टीम। ये देखिए, ये बहुत ध्यान से समझिए। सपोज करिए हमारा कोई ये सरफेस है, सरफेस पे अभी भी कुछ मॉलिक्यूल्स चिपके हुए थे, तो जब सुपर हीटेड स्टीम पास करेंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से हट जाएंगे और फिर से सरफेस खाली हो जाएंगे। जैसे हम मान लिए स्टीम बात लेते हैं, सोना बात लेते हैं, यार हमारे पोर्स खुल जाएंगे, स्किन साफ हो जाएगी। तो सुपर हीटेड स्टीम भी जो है कि जो सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट को एकदम साफ कर देगी। तो ये आपके फ़ायदा रहता है सुपर हीटेड स्टीम का, ठीक। अब यहाँ से एक और चीज़ है, ये तो देखिए गैसेस के एडजॉर्प्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत अपनी पिछली क्लास में देखा था। जो है वो आपके सॉलिड्स जो है वो सॉल्यूशन से मटेरियल को भी एडजॉर्ब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए पढ़ते हैं, ठीक। सॉलिड्स आर नोन टू एडजॉर्ब सल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, एक सॉलिड डालेंगे, वो सॉल्यूट के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को जो घुले हुए होंगे अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज एडजॉर्ब फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर व्हेन शेकन विद चारकोल, ठीक। एसिटिक एसिड जो है वो, अगर हम, ये क्या बताया जा रहा है, ये देखिए बहुत ध्यान से, इस पर क्वेश्चन भी है हमारा। ये सपोज करिए 0.5 मोलर सोल्यूशन था एसिटिक एसिड का, 0.5 मोलर सोल्यूशन था एसिटिक एसिड का। मतलब एसिड, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसमें एसिटिक एसिड कितना है, 0.5 मोल्स। बहुत अच्छी बात है। इससे मैंने और पानी ऐड कर दिया, या नहीं, पानी नहीं ऐड करते हैं, चलिए पानी उतना ही रहने देते हैं। हमने इसमें चारकोल ऐड कर दिया। चारकोल या एडजॉर्बेंट है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही वो अंदर जाएगा CH3COH मॉलिक्यूल्स को वो अपने से चिपकाएगा। पानी तो उतना ही है जितना था पहले, पानी तो उतना ही है। तो अब क्या होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, पॉइंट 5 मोलर था, चारकोल हमने अंदर डाला, चारकोल डिप किया, चारकोल ने कुछ CH3COH अपने से चिपका लिया और फिर वो बाहर चला गया। तो अब सिर्फ 0.4 मोलर CH3COH ही मेरे पास बचा है। आप कहेंगे बाकी कहाँ गया, हमने कहा चारकोल से चिपक के बाहर चला गया। तो लाइक दिस इम्पॉर्टेंट, ठीक। एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉल्यूशंस, सॉलिड्स आर नोन टू एड्जॉर्ब सल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज एड्जॉर्ब फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर व्हेन शेकन विद चारकोल। चारकोल एसिटिक एसिड को अपने साथ लेके चला गया। ये देखिए वही जो हमने किया था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ठीक। ऐसे ही जो है वो लिटमस भी यही काम करता है, इट बिकम्स कलरलेस। दूसरे फैक्टर्स भी हैं, ये देखिए, an adsorbent adsorb certain solute from solution in presence to others, ठीक। कोई किसी पर्टिकुलर को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक। फिर किसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बहुत सारी और दूसरी बातों पे डिपेंड करेगा कि एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, इन सब पे भी डिपेंडेंसी आएगी, ठीक। यहाँ पर भी वही है, वही वाले पॉइंट है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन घटेगा। तो ये पॉइंट लिखना है कि एड्जॉर्प्शन, आप हेडिंग ये डलेगी कॉपी में, एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन, पॉइंट ये लिखा जाएगा, ठीक। एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, बस इतना लिख लीजिए। रीज़न यहीं पे समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक। वो सरफेस छोड़ के जा सकते हैं, अब चिपक के रहना नहीं चाह रहे होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जैसे वहाँ प्रेशर बढ़ रहा था तो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा था, तो ऐसे यहाँ कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो भी आपके एड्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे चिपकने के लिए, तो फिर ज़्यादा आपका एड्जॉर्प्शन होगा, सीधी सी बात है, ठीक।
अब ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है जब वो चिपकते हैं, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है जब वो हटते हैं। तो ये पॉजिटिव और डिजॉर्प्शन की तरह है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी बढ़ने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये कुछ आपके बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपने देखी। ठीक, फिर से अब हमारे आज के लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग आंसर भेजेंगे, ये नहीं कि बस एक बच्चे ने आंसर भेजा है। ठीक, ये क्वेश्चन है आज के लिए, देखिए। कैन फिजिजॉर्प्शन ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर? ये पूछना है, क्या फिजिजॉर्प्शन बदला जा सकता है केमिजॉर्प्शन में? सेकंड क्वेश्चन। ठीक, फिजिजॉर्प्शन का रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेम्परेचर के घटाने से और प्रेशर के बढ़ाने पे? और ठीक, और तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? सरफेस एरिया से, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक, फिर नेक्स्ट फैक्टर पूछा, हाउ डू साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी जिनके सरफेस पे जुड़ना है हमको, प्रेशर, ठीक, प्रिवेलिंग टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, ठीक, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड, कितना इम्पैक्ट डालती हैं ये सारी चीज़ें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आंसर करिएगा। ठीक, out of CO and NH3 which is adsorbed on activated charcoal to a larger extent and why? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर दीजिए, सोचिए तब आंसर करिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, CO और NH3 में NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा पोलर है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप करेगी, तो इसीलिए कौन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा? NH3, NH3। ठीक, यहाँ के बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछला वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इट वाज फेयरली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये अच्छा सवाल था। यहाँ के बाद से हम अपना डिस्कशन अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ाते हैं, फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, ये देखिए, ये किसकी बात कर रहे होते हैं? फ्रिनलाय एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, x बाई एम वर्सेस पी ग्राफ, मगर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम किया, x बाई एम बस वर्सेस प्रेशर का ग्राफ। फ्रिनलाय, देखिए नाम ही क्या है, फ्रिनलाय साइंटिस्ट का नाम, एड्जॉर्प्शन हो रहा है, और आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि x बाई एम को, व्हाट दे हैव डन, इन्होंने x बाई एम, मैं ग्राफ भी देखूंगा, दिखाऊंगा सब, इन्होंने x अपॉन m वर्सेस p का ग्राफ बनाया है। x क्या है, m क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज x? ठीक, x क्या है? आप भी ये ग्राफ बनाएंगे, एनसीईआरटी में भी है और अदरवाइज भी यहाँ लेक्चर नोट साथ ही साथ बनाते चलें। देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, आपको बताया आज दूसरी क्लास है, प्रॉब्ली चौथी क्लास में चैप्टर ही फिनिश हो जाना चाहिए। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ तो 5वीं क्लास तक जाएगा, यानी 5 घंटे में चैप्टर फिनिश है। 1-1 घंटे का लेक्चर होता है, 5 घंटे में चैप्टर फिनिश है। छोटा चैप्टर है मगर बोरिंग लगता है बहुत से लोगों को, मगर आपको नंबरों की भूख होनी चाहिए। बोरिंग नहीं, नॉट बोरिंग, उससे कोई लेना देना नहीं है, मूवी नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे। x बाई एम वर्सेस पी, x बाई एम वर्सेस पी, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, इन्होंने भी बनाया है, ये देखिए। अब ये x बाई एम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, इसको इन्होंने 3 रीजन में बांट लिया है, 3 रीजन्स। ठीक, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। ठीक, ये क्या है, इस टाइप से ग्राफ क्यों आ रहा है? ये कब है? व्हेन बहुत ज़्यादा आपके हाई प्रेशर। ठीक, ये कब है? इंटरमीडिएट प्रेशर। और ये कब है हमारा? लो प्रेशर। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये लो प्रेशर है, ये बीच का प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर में लीनियर वेरिएशन है। ठीक, हाई प्रेशर में
एक्स बाई एम बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि प्रेशर इतना हो गया कि जितना एडजॉर्प्शन होना था हो गया, जितना चिपकना था चिपक लिया। अब और ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए बहुत आराम से हम धीरे धीरे हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, ये इधर एडजॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इधर प्रेशर है। एक्स क्या है और एम क्या है, पहले तो ये हम लिख लें। ठीक, एक्स क्या है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, और एम क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्स क्या है लिखते चलें, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, एम क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इधर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पी क्या है, प्रेशर। ठीक, अब ये देखिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली एडजॉर्प्शन तो हो गई, मगर वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, जैसे कि बताया लीनियर, इंटरमीडिएट और सैचुरेटेड। ठीक, अब देखिए केस 1 लो प्रेशर, लो प्रेशर लीनियर है, यानी x बाई एम लीनियर, केस 1 लो प्रेशर x बाई एम। ठीक, ये प्रोपोर्शनल है किसके, आपके p के, तो फिर x बाई एम ये किसके बराबर हो जाएगा, kp। x बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, kp। तो स्ट्रेट लाइन वो हमने भी बनाई थी शुरुआत में, स्ट्रेट लाइन, शुरू में ये लाइन स्ट्रेट भी रहती है। ठीक, x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक, प्रेशर क्या है, p, k क्या है, कांस्टेंट। ठीक, दूसरा फैक्टर क्या था, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं थी। ये देखिए हाई प्रेशर पे यार मैं जितना भी बढ़ा लूँ तब तो कांस्टेंट सही रह रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाई प्रेशर, ठीक, वेयर प्रेशर एक्सीड्स द सैचुरेटेड प्रेशर, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, तो एक्स बाई एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पी वैल्यूज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, आप केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में सोच लीजिए कि इंडिपेंडेंट मीन्स कि अब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ने वाला नहीं है, और वो मुझे ग्राफ में भी दिख रहा है। ये देखिए अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक्स बाई एम नहीं बढ़ रहा, वो फ्लैट ही रह रहा है, अगर क्योंकि आपके प्रेशर बढ़ाने से अब और फर्दर एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा, जितना होना था हो गया। ठीक, तीसरा केस क्या है, ये तो आपके हाई प्रेशर रीजन में है, कॉपी में लिखना है। तीसरा केस क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, बीच बीच में, बीच वाला केस, यानी ना प्रेशर बहुत लो जहाँ लीनियर हो, ना बहुत प्रेशर हाई जहाँ पर फ्लैटन वाला कर्व हो। ठीक, इसको हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए इंटरमीडिएट रीजन में इसको हम ऐसे करते हैं, P की पावर 1 बाई एन, एन 1 से बड़ा है क्योंकि तभी तो P की वो चीज़ छोटी होगी, x बाई एम ऐसा हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी कह लीजिए जो भी है, अब लॉग ले लेते हैं, तो लॉग x बाई एम लॉग के 1 अपॉन एन लॉग p, तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एम लॉग p, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इधर क्या रखेंगे, ये y एक्सिस हो जाएगा मेरा, लॉग x बाई एम, और ये लॉग, ठीक, लॉग p जो है वो x हो जाएगा। तो अब देखिए ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, y x, ठीक, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉग के, और आपके स्लोप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन, स्लोप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन। तो ये आपने, ये एक हमारे इंटरमीडिएट प्रेशर के रीजन है। अब देखिए मैं यहीं पे कहना चाहूँगा, मान लीजिए एन आप बहुत बड़ा कर दीजिए, एन इन्फिनिटी कर दिए, तो अगर एन इन्फिनिटी कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बाई एम के इंटू पी की पावर ज़ीरो, तो वही आप पी की पावर 0 यानी पी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी बहुत हाई प्रेशर। फिर दूसरा केस क्या है कि एन की वैल्यू 1 कर दीजिए, 1 कर देंगे तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी, एन की वैल्यू 1 थी तो पी की पावर 1, वो वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो एन 1 से बड़ा रहना है, जैसे हम लिख रहे हैं उसको आपको देखना और समझना है।
ठीक। सो दिस वॉज फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, यहाँ 3 रीजन में ग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, x/m वर्सेस log p। ये ग्राफ है, ये इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन। ये कॉपी में लिखने वाले चीज़ है तीनों केसेस। इन बीच का प्रेशर वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। इसी रिलेशनशिप को फ्रिनलायर साइंटिस्ट का नाम है। एड्जॉर्प्शन क्योंकि हो रहा है, आइसोथर्म क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि कुछ ड्रॉबैक भी हैं फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के। ये हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन, नॉट आपके फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है। ये मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन को अकाउंट में नहीं लेता। मल्टी लेयर से क्या मतलब है? मल्टी लेयर से क्या मतलब है? मल्टी लेयर से मतलब है कि ये इस चीज़ को अकाउंट में नहीं ले रहा है कि भाई एक से ज़्यादा भी तो लेयर ऐड हो सकती हैं, उसको नहीं ले रहा है। ठीक, फिर इट डज नॉट कंसिडर द रोल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया के रोल को भी ये एक्नॉलेज नहीं करता है। ठीक, तो ये फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म 3 रीजन में x/m इज इक्वल टू kp लीनियर ग्राफ, स्मॉल प्रेशर रीजन में x/m इज इक्वल टू सम k डैश, p पे डिपेंडेंसी नहीं है, वेरी हाई प्रेशर रीजन में, बीच के प्रेशर रीजन में ऐसा है। ठीक, फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज also applicable to solution by replacing pressure term by concentration of adsorbate in the solutions। ठीक, ये देखिए दूसरे टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। गैस के लिए प्रेशर था, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कितना, ये बिल्कुल वही जहाँ से देखिए ये सपोज करिए सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने चारकोल कुछ डाल दिया एड्जॉर्ब करने वाला, तो ये यहाँ से जो घुली हुई चीज़ें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितने ज़्यादा घुली हुई होंगी उतना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो x/m ये आपके प्रोपोर्शनल है c की पावर 1/n के। c क्या है? कंसंट्रेशन। x क्या है? कितना एड्जॉर्ब हुआ। वही लॉग यहाँ पर भी लेंगे तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, वैसा ही वाली हमारी इक्वेशन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका इंटरसेप्ट log k होगा, और ये आपके हमारा केस बना हुआ है फ्रिनलायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर लिक्विड्स। C क्या है? प्रेशर नहीं है, कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से ये देखिए, ये आपने देख लिया, तो यहाँ के बाद से जो हमारे एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस आ रही हैं। एप्लीकेशन फ्रिनलायर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, तो उसको आपको देखना है, उसके क्वेश्चन भी रहेंगे। यहाँ से हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। एप्लीकेशन एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। वो यहाँ पर तो यू माइट फील लाइक इट इज़ अ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, बट इन रियलिटी व्हाट हैपन्स इज कि एप्लीकेशन पे बेस्ड वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जिनको आपको आंसर करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन पे बेस्ड आपसे सवाल पूछ लेंगे जिनको आपको डेफिनेटली आंसर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान से इसको देखना और समझना है। ओके, तो ये हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर इन फूड इंडस्ट्री। यहाँ पे भी हम एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। ठीक, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, तो वो जो आपके गैस मास्क वगैरह प्रिपेयर करने में जो है वो टू सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब टॉक्सिक गैसेस, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इन सब में इसका काम आ रहा होता है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, डीकलरेशन ऑफ विनेगर एंड शुगर सोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ओडर इन द फूड इंडस्ट्री। वो सारी चीज़ों को, सारे सब्सटेंस को एड्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक। नेक्स्ट फिर क्या है, फिल्ट्रेशन में वो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तो आप एड्जॉर्बेंट को गैसेस और लिक्विड को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कहते हैं, जो पास कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूमिडिटी, ड्राइंग एयर, ये तो देखिए बहुत नॉर्मल है। आप जो बैग आता है आपका, मान लिए ट्रैवल वाला बैग आता है, उसमें हम छोटे छोटे सिलिका की बॉल्स डालते हैं। उसका रीज़न क्या, हर उसमें पड़े हुए रहते हैं, नई कोई भी चीज़ आएगी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना उसका एक पर्पज़ रहता है। क्यों मॉइस्चर क्यों एब्जॉर्ब करना चाह रहे होते हैं? मॉइस्चर इसलिए हम एब्जॉर्ब करना चाह रहे होते हैं कि अगर वो सपोज़ करिए बैग बंद है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ भाई, मैं वेकेशन में या वैसे गया, अब फिर वापस लाके रख दिया, बैग रखा हुआ है, ठीक है। कई बार बैग में कपड़े रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं। मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर उसमें रहेगा तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, फाउल स्मेल आएगी। अब आप फिर 8 महीने बाद बैग खोलेंगे कि हाँ भाई ट्रैवल करना है मुझे, बैग खोलेंगे और गंदी स्मेल आ रही होगी, तो फिर वो उसी में अगर कपड़े रख लिए तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्राइंग ऑफ एयर में ये सिलिका और एल्यूमिना जेल्स यूज़ हो रहे होते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए, ठीक। एड्जॉर्ब करते हैं, एडजॉर्ब, ADSORB। मेटलर्जी, Fuller's earth is used in refining of petroleum and vegetable oil. It absorb unwanted materials. एक मिट्टी एक टाइप की रहती है फुलर अर्थ, तो वो यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। डाइंग इंडस्ट्री में मॉर्डेंट्स, ठीक, कलर एब्जॉर्ब करने वाली चीज़, मॉर्डेंट्स लाइक एलम, दे आर यूज टू एब्जॉर्ब द डाई पार्टिकल इन डाइंग इंडस्ट्री, ठीक। मॉर्डेंट क्या होते हैं, देखिए आप जो कलर को जो पक्का करके रखते हैं, मॉर्डेंट उसको बोलते हैं, ठीक। कि जैसे सपोज़ करिए कि हमने कोई अपने किसी कपड़े पे कलर करवाया, लड़कियों को ज़्यादा होगा कि भाई हाँ ये दुपट्टा कलर करवा दो। मैं सुनता रहता हूँ, मेरी वाइफ के दुपट्टे ही कलर होते रहते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ मॉर्डेंट इसमें यूज़ हो रहा होता है, और आपके वो कलर को बांध के रखता है उस कलर को, कि डाई तो हो गया बट वो उसको उस फैब्रिक के साथ में बांध के रखता है। तो काइंड ऑफ होता ये है कि मॉर्डेंट एड्जॉर्ब करता है कलर को और डाई को, और ताकि वो उस पर फिर रहती है। पेंट इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स डिजॉल्व्ड गैसेस from the paint are removed during manufacturing by suitable adsorbent to increase their adherence capacity, ठीक। all surface are layered with gaseous, liquid or solid films that are removed just before the paint is applied. This is done by suitable liquids. एक बार इसको रीडिंग आप दे लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी, लाइक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप NCERT की बुक में देखेंगे तो वहाँ एंड में इसकी एप्लीकेशन दे रखी है। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए सपोज़ करिए कि 2 सब्सटेंस हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी कलर से ही रिलेटेड चीज़ है, कलर का सेपरेशन हो रहा होता है। ये 2 हैं सपोज़ करिए, एक हमने ये ऑरेंज डॉट दिखा दिया है, ठीक, मैं इधर चला जाता हूँ, और एक ये हमने ये ब्लू डॉट दिखा दिया है। अब क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई हमारा सब्सटेंस है जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, एड्जॉर्प्शन मान लीजिए इस ब्लू वाले का ज़्यादा हुआ था, तो ये सरफेस से अटैच रहेगा और इसके मूवमेंट की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, ठीक। और अगर ये हमारा ऑरेंज वाला था, इसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हुआ था, तो फिर इससे अटैच ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो इसकी वजह से इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यह क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम एक लाइन लिख लेंगे कि क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन, प्लीज़ राइट, क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक। यहाँ पर भी इन्होंने को देना चाहिए
ठीक, दे बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ सूटेबल एड्जॉर्बेंट। सेलेक्टिव मतलब कि कोई ज़्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, बहुत चूजी है भाई। ब्लू वाला ज़्यादा हो गया तो ये मूव ही नहीं कर रहा है, ग्रीन वाला नहीं हुआ तो ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो इनके इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया। व्हेन अ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सल्यूट इज मेड टू पास थ्रू एन एड्जॉर्बेंट, सल्यूट्स गेट सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एड्जॉर्बेंट with the solute most readily adsorbed in the initial layers and less readily adsorbed in the later layers। यानी जो ज़्यादा एड्जॉर्ब हुआ होगा वो मूवमेंट स्लो करेगा और जो नहीं एड्जॉर्ब हुआ होगा वो तेज़ करेगा। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू सेपरेट दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ सोल्यूशन बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है। कैटालिसिस में अभी हम देखेंगे, अगला आर्टिकल अपना वही होगा, इम्पॉर्टेंट रोल इन कैटालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग। इनमें एक पूरी लिस्ट है, एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे करके मैंने यहाँ पर रख लिए हैं मॉड्यूल की हेल्प से कि कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, वो सारे कैटलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, फिर जो है वो क्या कहते हैं कि कैटालिस्ट के बारे में बताया है कि एड्जॉर्बेंट शुड बी कवर्ड बाय द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू बी कैटालिटिकली एक्टिव। अब कैटालिसिस हम पढ़ेंगे, बस उनके आपको इलस्ट्रेशंस पता होने चाहिए, इसकी भी एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये तो अपना अगला आर्टिकल होने वाला है, इसको छोड़ दीजिए। टाइट्रेशन में यूज़ हो रहा होता है इंडिकेटर। ठीक, डाई जो यूज़ होती हैं वो एड्जॉर्प्शन ही कर रही होती हैं, और टाइट्रेशन KBr इज टाइट्रेटेड विद AgNO3 यूजिंग यूसिन एज एन इंडिकेटर। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ये देखिए जियोलाइट्स, परम्यूटेड जियोलाइट मेथड्स, वहाँ पर भी ये जो आयन्स होते हैं वो एड्जॉर्ब ही हो रहे होते हैं। इन रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटीज़, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ कलर्ड हैं वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं और बाहर खींच ली जाती हैं। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, कोई भी गैस है उसको आप अपनी तरफ ऐसे खींच लीजिए तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इनर्ट गैसेस, क्योंकि उनका देखिए इनर्ट गैसेस का साइज़ अलग अलग है, तो उनकी ए की वैल्यू अलग होगी वैन डर वाल पैरामीटर की, तो फिर उनका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी अलग होगा और इसके बेसिस पे उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। ठीक, यहाँ पर टॉक्सिन्स, जर्म्स, इन सबको रिमूव करने के लिए एक्सरसाइजेज देख लेते हैं हम कि क्या क्या हैं। ये देखिए बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.9 को छोड़ के, जिसमें इन्होंने कोलॉइड के बारे में डिस्कशन किया है। आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। 5.9 को छोड़ के बाकी सारे सवाल आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये देखिए, और ये करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ध्यान रहे, ये एक और होमवर्क आपको मिला हुआ था, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना था। ये क्वेश्चन कुछ हमारे थे सवाल, इनको आंसर करना था। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं, ये तो पुरानी क्लास के हैं जो भी चीज़ें। देखिए बोरिंग टाइप का चैप्टर है, खुल के बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो उसको आप कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपको बता दिया है कि यहाँ चैलेंज दूसरा है, यहाँ चैलेंज दूसरा होता है हमारे पास में। चैलेंज ये रहता है कि अपने आप को इंटैक्ट करके रखना और थोड़ा अपना वो मेंटेन करके रखना। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ के जैसे कि आपको मालूम होगा कि बंसल क्लासेस ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, तो वो उसके बारे में जैसे आपको थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे। लाइक दिस इज़ द मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें ये जैसे फॉर इंस्टेंस ये आपकी एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारी हमारी आपको कन्वीनियंस हो सकता है, बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। आगे हमारे वीडियोस, असाइनमेंट, टेस्ट सब इसी पर ही होने वाले हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। एक हम सोच रहा हूँ आगे एक इंडिकेटिव वीडियो के कैसे हम ऐप को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बना देंगे। और अभी कमिंग फ्राइडे को हमारा एक टेस्ट भी होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन पर ही वो होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये ऐप आप बहुत यूज़र फ्रेंडली है, थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे
तो आपको आदत पड़ जाएगी और इससे थोड़ा स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऐप की आप फंक्शनैलिटीज़ देख लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पढ़ाई करते रहें प्लीज़। जैसे कि आज मान लीजिए नोटिफिकेशन भी आया है कि अब जुलाई में 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होगा 2020। 18 से 23 जुलाई के बीच में हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा। तो चीज़ें धीरे धीरे मान लीजिए, क्योंकि परमानेंटली तो ऐसा लॉकडाउन नहीं रह सकता है जहाँ पर 60 to 70,000 लोग भी मरे हैं। सिर्फ इफ़ यू टॉक अबाउट यूएस, जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी एडवांस है और मतलब वहाँ कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो परमानेंट लॉकडाउन तो इतना ब्लैंकेट बैन तो वहाँ पर भी नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें ओपन अप होंगी। लेट्स होप कि उतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ या उतना जो नुकसान हो रहा था नहीं हो। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हेल्थ का, इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टेबल के थ्रू काम करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी दिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया कि हम 13 घंटे नहीं पढ़ते थे। ठीक, उतना पढ़ना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, उतना तो हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए नहीं। आप गलत हैं, आप गलत हैं भाई। टारगेट बनाइए ना कि रोज़ पढ़ना है, मगर 5-6 घंटे रोज़ पढ़ना ही है। इतना रोज़ करना है, इतना। स्टार्ट विथ 4 आवर्स, मूव ऑन टू 5 आवर्स, देन मेक इट से 6 आवर्स। तो इतना स्टेमिना ग्रेजुअली बिल्डअप करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन न होने का कारण ये नहीं होता कि हम 13 घंटे नहीं पढ़ते। सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न ये रहता है कि हम 13 घंटे तो छोड़िए, हम 3-4 घंटे नहीं पढ़ते हैं। तो वो चीज़ प्लीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम बिल्कुल ही कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। वो वाला केस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपको करनी है, वो ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम जब तक आप रेगुलर वे में नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं आएगा। 2-4-5 दिन छोड़ दिया, वीडियोस आए गए पड़े हुए हैं, उसमें काम दिया हुआ है और वीडियोस पे वीडियोस आते चले आ रहे हैं, अरे भाई बहुत बैकलॉग इकट्ठा हो गया, फिर नहीं। शेड्यूल बना के चलें, डिसिप्लिन में रहें। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बोल रहे हैं, बस कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहें, छोड़े ना चीज़ों को। तो आप खुद देखेंगे चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी और आप काम कर सकेंगे। तो विद दिस नोट, टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखिए, एनसीईआरटी का होमवर्क है इसको कीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटा चैप्टर है, आप ये मान के चलें 2 से 3 क्लासेज और में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, देन विल मूव अहेड विद अ न्यू चैप्टर। ठीक, इस चैप्टर को मेन कराने का एक और भी रीज़न था कि दूसरा हमारा ड्रॉपर वाला बैच है, स्टर्लिंग मेडिकल 1, उनका ये चैप्टर बचा हुआ था, नहीं हुआ था। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का ही था चैप्टर, तो मैं इधर भी करा रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। आपको भी करना ही है तो लाइक यू कैन से इट्स एन ईजी चैप्टर। जहाँ चैलेंजेस दूसरे रहते हैं, बोरिंग ज़्यादा लगता है, तो अगर आप उसे ओवरकम कर पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विद दिस नोट, पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मोबाइल एप्लीकेशन प्लीज़ ये डाउनलोड कर लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे लेक्चर्स जो है वो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइट नाउ दे आर ऑन यूट्यूब, बट से इन दी coming days probably at max 4 to 5 days I would say ये लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप एक्लेमेटाइज हो लें मोबाइल एप्लीकेशन से। टेस्ट भी हमारे इसी के थ्रू होंगे, असाइनमेंट भी इसी के थ्रू मिलेंगे, तो इसी के थ्रू हम इंटरेक्ट किया करेंगे फ्यूचर में। तो प्लीज़ 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 ऐप डाउनलोड कर लें और पढ़ाई करें, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दें। होमवर्क मैं देखता हूँ अगली क्लास तक कितने लोग मुझको भेज पाते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे at home, stay safe.